हेलो गाइस, मैं लाजवंती एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और ये क्लास आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की चल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हर प्रकार के टेक्नीशियन लेवल के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो अब हम क्लास में चलते हैं और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन से तत्व में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी सिलिकॉन एवं जर्मेनियम दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कहीं नहीं, कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में पाए जाते हैं और सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, पहला जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीमनी तथा फॉस्फोरस अशुद्धि मिलाने पर अर्धचालक हो जाता है क्रमशः ऑप्शन ए डोनर एक्सेप्टर, ऑप्शन बी एक्सेप्टर डोनर, ऑप्शन सी डोनर डोनर, ऑप्शन डी एक्सेप्टर डोनर। तो मैं बताना चाहूँगी कि एंटीमनी और फॉस्फोरस अशुद्धियाँ किस टाइप के इम्प्योरिटीज़ अर्थात अशुद्धि में पाए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी हमारी अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली त्रिसंयोजी अर्थात ट्राइवैलेंट और दूसरा पंचसंयोजी अर्थात पेंटावैलेंट। जो ट्राइवैलेंट होती हैं अर्थात त्रिसंयोजी होती हैं, यह बेसिकली एक्सेप्टर्स होती हैं। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। अब हम पंचसंयोजी अशुद्धि के बारे में बात करते हैं। ये जो हैं बेसिकली डोनर होती हैं। इसके अंतर्गत फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मिथ शामिल हैं। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंटीमनी और फॉस्फोरस अशुद्धि के बारे में पूछा गया है, तो ये दोनों ही पंचसंयोजी अशुद्धि के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये दोनों डोनर है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पीएन जंक्शन में डिप्लेशन क्षेत्र में ऑप्शन ए पी साइड पॉजिटिव तथा एन साइड नेगेटिव चार्ज हो जाती है, ऑप्शन बी एन साइड पॉजिटिव चार्ज तथा पी साइड नेगेटिव चार्ज हो जाती है, ऑप्शन सी पी साइड में होल कंट्रैक्शन तथा एन साइड में इलेक्ट्रॉन कंट्रैक्शन अधिक हो जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ पीएन जंक्शन का। नॉर्मली ये हमारा पीएन जंक्शन है, ये इसके 2 सिरे हो गए। हम पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव तथा एन सिरे को हम नेगेटिव सिरे में जोड़ेंगे, जिससे हमारा ये डिप्लेशन क्षेत्र बनेगा। ये हमारा डिप्लेशन क्षेत्र है। इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसिंट्रिक अर्धचालक के लिए फॉल्स है, अर्थात शुद्ध अर्धचालक के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन है होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है, ऑप्शन बी होल्स कंट्रैक्शन पी तथा इलेक्ट्रॉन कंट्रैक्शन एन का गुणनफल होते हैं, ऑप्शन सी पदार्थ की नेट डेंसिटी 0 होती है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मैं शुद्ध अर्धचालक के बारे में कुछ
बातों पर प्रकाशित डालना चाहूँगी कि ये वह होते हैं जो बिना किसी अशुद्धि को मिलाए अपने गुणों के कारण सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है यानी कि इलेक्ट्रो प्रवाह है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण होता है। इसका जो नेट डेंसिटी चार्ज होता है वो शून्य होता है और इसका होल्स कंट्रैक्शन P तथा इलेक्ट्रॉन कंट्रैक्शन N का गुणनफल स्थिर यानी अर्थात कांस्टेंट होता है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। शुद्ध अर्धचालक के लिए ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे शुद्ध अर्धचालक के लिए सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अर्धचालक में सहसंयोजी बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ऑप्शन है कंडक्शन बैंड के ऊर्जा के बराबर होती है, फर्मी स्तर की ऊर्जा के बराबर होती है, ऑप्शन सी बैंड गैप की ऊर्जा के बराबर होती है या ऑप्शन डी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। तो मैं सहसंयोजी बंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बारे में बताना चाहूँगी कि अर्धचालक में नॉर्मली अर्धचालक जो होता है इसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो चालक में तो अधिक होता है और कुछ चालक में कम होता है। और सेमीकंडक्टर जो है उसका प्रतिरोध एनटीसी पर कार्य करता है अर्थात नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटता है और जब प्रतिरोध घटता है तो जब टेम्परेचर घटता है तो हमारा प्रतिरोध बढ़ता है। और सेमीकंडक्टर जो हैं ये इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 4 होते हैं। इसमें जो है अर्धचालक में संयोजी बंध को तोड़ने के लिए बैंड गैप की ऊर्जा के बराबर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें हमारा आंसर मिल गया कि बैंड गैप की ऊर्जा के बराबर हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तभी हम अर्धचालक के संयोजी बंध को तोड़ने के लिए हमें प्राप्त होता है। इसका आंसर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कट ऑफ क्षेत्र ऑप्शन ए एमीटर तथा कलेक्टर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस हों, ऑप्शन डी दोनों जंक्शन रिवर्स बायस्ड हों, ऑप्शन सी एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड में तथा कलेक्टर जंक्शन रिवर्स में हों, ऑप्शन डी किसी बायसिंग की आवश्यकता नहीं। इसमें कट ऑफ रीजन के बारे में पूछा गया है। ये नॉर्मली ट्रांजिस्टर के बारे में है कि जो एमीटर बेस और कलेक्टर बेस जो रीजन होते हैं उसका जो कट ऑफ क्षेत्र होता है वो हमें कैसे मिलता है। तो मैं इसके सारे ऑप्शन बताना चाहूँगी कि कब ये एक्टिव रीजन में होता है, कब कट ऑफ रीजन में होता है, कब इन्वर्ट रीजन में होता है और कब सैचुरेशन रीजन में होता है। तो मैं बता दूं कि ये हमारा एमीटर बेस जंक्शन, ये हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन और ये हो गया हमारा रीजन। ठीक है, जब हमारा एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होता है तब ये एक्टिव रीजन में काम करता है। ठीक है, जब हमारा एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में होता है
और हमारा कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बायस में होता है। तो ये हमारा कट ऑफ रीजन होता है। जब नेक्स्ट है कि जब हमारा एमिटर बेस रिवर्स में तथा कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बेस में होता है तब ये इन्वर्ट रीजन में होता है। और जब हम सैचुरेशन की बात करें तब हमारा एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में तथा कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस में होगा, तब ये हमारा सैचुरेशन रीजन होगा। अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी, दोनों जंक्शन रिवर्स बायस में होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएन जंक्शन पर रिवर्स बायस अप्लाई करने पर, पीएन जंक्शन पे जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा, ऑप्शन बी मेजॉरिटी कैरियर पोटेंशियल बैरियर के नीचे की ओर फ्लो करेगा, ऑप्शन सी ऊष्मीय विक्षोभ के कारण उत्पन्न माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण सैचुरेशन धारा प्रवाहित होगी, ऑप्शन डी पी साइड में मॉनिटरी कैरियर्स होल्स एन साइड की ओर चलते हैं। तो मैं इसका डायग्राम बनाकर बताती हूँ आपको कि हमारा जो पीएन जंक्शन है, पीएन, इसमें हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं। अर्थात हम इसमें पी सिरे पर नेगेटिव बैटरी और एन सिरे पे हम पॉजिटिव बैटरी का सिरा लगाते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे जंक्शन में एक हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट करने का कारण ये होगा कि पी सिरे के जो होल्स हैं वो एन सिरे के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से विपरीत जाएंगे। एन सिरे के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड जाएंगे पॉजिटिव सिरे की ओर और पी साइड के होल्स जाएंगे नेगेटिव सिरे की ओर, जिस कारण यहाँ पर एक हीट जनरेट होगी जिससे वह एक दूसरे से दूर भागेंगे। इसलिए इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़ीनर डायोड में ऑप्शन ए केवल पी क्षेत्र हैवीली डोप्ड होता है, ऑप्शन बी एन क्षेत्र हैवीली डोप्ड होता है, ऑप्शन सी पी तथा एन क्षेत्र हैवीली डोप्ड होता है, ऑप्शन डी दोनों पी तथा एन क्षेत्र लाइटली डोप्ड होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़ीनर डायोड में जो दोनों क्षेत्र होते हैं पी तथा एन क्षेत्र दोनों ही हैवीली डोप्ड होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा होता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़ीनर डायोड में ऑप्शन है कि ऑप्शन ए फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग हाई होती है, ऑप्शन बी नेगेटिव रेजिस्टेंस अभिलक्षण होते हैं, ऑप्शन सी रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन यानी शार्प ब्रेकडाउन होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब हम ज़ीनर डायोड में फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे तो वो एज अ नॉर्मल डायोड की तरह वर्क करेगा। तो ये तो ज़ीनर डायोड का
ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव रेजिस्टेंस, ये जो है हमें नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में मिलता है। जबकि ऑप्शन नंबर सी रिवर्स वोल्टेज पर तीव्र ब्रेकडाउन मिलेगा, ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि ज़ीना डायोड को हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए बनाते हैं। बेसिकली ज़ीना डायोड का यूज़ हम रिवर्स बायसिंग के लिए ही करते हैं, इसीलिए इसी उद्देश्य से इसको बनाया गया था। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिज रेक्टिफायर अन्य की तुलना में उत्तम होते हैं क्योंकि ऑप्शन है इनमें छोटे आकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इनकी पीआईवी पीक इन्वर्स वोल्टेज कम होती है। ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों सत्य हैं, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं बताना चाहूँगी कि ब्रिज रेक्टिफायर में हमें छोटे आकार के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें हम नॉर्मली जो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं उसमें हम सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, जो नॉर्मली बड़े साइज़ के होते हैं। लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में हमें छोटे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, उसमें सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। और ब्रिज रेक्टिफायर का पीक इन्वर्स वोल्टेज भी काफ़ी कम होता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्धचालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच के एनर्जी गैप कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप के बारे में। चलिए हम ऑप्शन के बारे में चलते हैं कि ऑप्शन ए लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ऑप्शन डी लगभग 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने आपको सेमीकंडक्टर के बारे में बता ही दिया था कि इसमें जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में बहुत ही कम बैंड गैप की ज़रूरत होती है। ये मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है? तो ऑप्शन है चालक ए, ऑप्शन बी है कुचालक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी अर्धचालक। जैसा है कि मैंने अभी आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि सेमीकंडक्टर में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धातुओं में ऑप्शन है धारा की प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों के कारण होता है, ऑप्शन बी ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की चालकता घटती है, ऑप्शन सी ई कंडक्शन बैंड खाली एम्प्टी होते हैं, ऑप्शन डी दो बैंड्स के मध्य ऊर्जा गैप काफ़ी स्मॉल होता है। तो मैं इसका आंसर बताना चाहूँगी कि इसमें जो है धातु में जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल के कारण नहीं होता, बल्कि टेम्परेचर में वृद्धि के साथ साथ इसकी चालकता घटती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ।
धन्यवाद।